हिंदी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। हम कक्षा 10 में एक चैप्टर पढ़ रहे थे, कृपाराम खिड़िया का राजियारा सोरठा। और हम इस चैप्टर में इससे पहले वाले पार्ट में 10 सोरठे पढ़ चुके थे। मलय गिर मंझार हर को तर चन्नन हुए संगत लिए सुधार रूखा ही ने राजिया। अर्थात मलयगिरी का जो पर्वत है वहाँ पर हर यानी प्रत्येक तर यानी तरु चंदन का होता है, प्रत्येक पेड़ चंदन का होता है। संगति के कारण प्रत्येक पेड़ में चंदन के गुण आ जाते हैं। तो हे राजिया, जब संगत के कारण सुधर गया रूखा यानी पेड़ भी, रूखा कहते रूख पेड़ भी, तो संगति के कारण जब पेड़ों ने अपना सुधार कर लिया तो हम तो इंसान हैं, हम बहुत ही आसानी से अपना सुधार कर सकते हैं, संगत सुधार लेते हैं। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे, तो चलिए हम इससे आगे का भाग पढ़ते हैं और जानते हैं कि कवि आगे क्या कहता है। कवि आगे कहता है, पाटा पीड़ उपाव तन लागा तरवारिया वहे जीव राघाव रति न ओखद राजिया। यहाँ कुछ शब्दार्थ देख लेते हैं। तरवारिया का मतलब होता है तलवार, ठीक है। तन यानी शरीर पर, ठीक है। उपाव यानी उपाय, ठीक है। पीड़ यानी पीड़ा, और पाटा यानी एक प्रकार से घाव बोल सकते हैं या तलवार की चोट बोल सकते हैं। जीवरा घाव रति यानी थोड़ा सा भी, रति यानी थोड़ा सा भी। औखद यानी औषध, औषध या औषधि या कह सकते हैं दवा, ठीक। ये कुछ शब्दार्थ थे। अब हमारे समझ में आ जाएगा अच्छे से कि राजियारा सोरठा में कवि कृपाराम क्या कह रहे हैं कि पाटा पीड़ उपाव, उपाय, उपाव मतलब उपाय, पीड़ यानी पीड़ा कष्ट का, पाटा यानी घाव, तन लागा तलवा तरवारिया, तलवार की चोट अगर तन पर लागा यानी लग जाती है तो इसका उपाय है उस पीड़ा का, उस घाव का, ठीक है। तो तलवार अगर तन पर लग जाती है, तलवार की चोट अगर शरीर पर लग जाती है तो उस पीड़ा का, उस कष्ट का क्या है, उपाय है। उस घाव का उपाय है, औषधि लगाओ और वो घाव भर जाएगा। वही हे राजिया, कृपाराम कहते हैं कि वहीं, वह यानी वहीं पर जीवरा घाव, जीव मतलब कठोर वाणी, कठोर वाणी, अपशब्दों वाली भरी हुई वाणी, राघाव, वहीं पर कठोर वाणी का जो घाव लगता है हमारे हृदय पर, रति यानी थोड़ा सा भी उस पर, औखद यानी औषध, न यानी नहीं लगती है। अर्थात हे राजिया, हमें कठोर वाणी का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीवरा घाव, कठोर वाणी का जो घाव है उस पर थोड़ी सी भी औखद यानी औषधि असर नहीं करती है, दवा असर नहीं करती है। तलवार तन लागा, तलवार का घाव अगर तन पर लग जाता है तो उसका उपाय है उस पीड़ा का, क्या लगाओ, औषधि लगाओ, वो घाव भर जाएगा हमेशा के लिए। लेकिन वहीं पर जीभ यानी कठोर वाणी अगर किसी ने बोल दी और उससे जो हृदय पर चोट लगेगी, उसकी कोई भी औषधि नहीं है, उसका कोई भी उपाय नहीं है। अतः हे राजा, हमें वाणी सोच समझ करके बोलनी चाहिए, जिससे अगले को कष्ट न हो। क्योंकि शरीर पर हुए घाव और दूसरी चोट का तो ठीक उपाय है, लेकिन अपमानजनक वाणी से जो हृदय पर घाव लगता है वो घाव सदा हरा रहता है, मन पर छाया रहता है, उसकी कोई औषधि नहीं है। मैं समझता हूँ ये दोहा आपको, सोरठा आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है, मूसा ने मंजार हित कर बैठा है कण स जाने संसार रस न रहसी राजिया। रस का मतलब है यहाँ पर आनंद यानी खुशी, रहसी मतलब रहना, न यानी नहीं, न यानी नहीं, संसार जाने यानी जानता है, जाने यानी जानता है, स यानी सभी, सभी जानते हैं। मूसा, मूसा तो आप जानते हो, मूसक, मूसक यानी, मूसक यानी जानते नहीं क्या आप सभी, चूहा,
मूसक यानी चूहा, मंजार, मंजार यानी बिल्ली, बिल्ली जो होती है, ठीक है। तो मूसा यानी चूहा, मंजार यानी बिल्ली, हित यानी दोस्ती, हेकण यानी बिना सोचे समझे, बिना सोचे समझे अगर दोस्ती कर ली, किसने, चूहे ने और बिल्ली ने। अब आप सभी जानते हो चूहे और बिल्ली की दोस्ती कभी हो नहीं सकती है, ये हमेशा के शत्रु हैं, नेचुरल शत्रु हैं, प्राकृतिक रूप से हमेशा के लिए क्या रहे हैं, एक दूसरे के शत्रु रहे हैं। कौन, चूहा और बिल्ली। तो कृपाराम खिड़िया कहते हैं, हे राजा, मूसा ने अगर चूहे ने बिल्ली से हित यानी दोस्ती कर बैठा, हेकण बिना सोचे समझे, बिना सोचे समझे अगर चूहे ने बिल्ली से दोस्ती कर ली, सह जाने, सभी जानते हैं, सह यानी सभी, जाने मतलब जानते हैं, संसार के वासी सभी जानते हैं, रस यानी आनंद, न रसी राजिया, उन दोनों की दोस्ती में कभी आनंद नहीं होगा, उन दोनों की दोस्ती में कभी खुशी नहीं होगी, क्योंकि एक न एक दिन बिल्ली जो है वो उस चूहे का शिकार जरूर कर लेगी, क्योंकि चूहा है वो बिल्ली का सहज भोजन है, आसानी से प्राप्त भोजन है, और उन दोनों की हमेशा दुश्मनी रही है। तो दो विपरीत स्वभाव के लोगों के बीच, हे राजा, कभी भी मित्रता नहीं हो सकती, उनमें आनंद नहीं रह सकता। अगर उन दो विपरीत स्वभाव के लोगों ने दोस्ती कर भी ली तो सब जानते हैं उन दोनों के बीच कभी न कभी झगड़ा जरूर होगा, ठीक है। बिल्ली है वो अपने बल पर जरूर घमंड करेगी और उस चूहे को खा जाएगी, मतभेद हो जाने पर बिल्ली उसे थोड़ा सा भी नहीं छोड़ेगी। तो यही संदेश कवि ने दिया है कि जो जन्मजात शत्रु होते हैं उनमें मित्रता निभा पाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो देख सकते हैं कि मूसा और मंजार अर्थात बिल्ली और चूहे की कभी दोस्ती नहीं हो सकती। अगर बिना हो सोचे समझे, हेकण यानी बिना सोचे समझे दोनों ने दोस्ती कर भी ली तो वो टिकेगी नहीं। सह जाने संसार, संसार के सभी लोग जानते हैं, रस न रसी राजिया, आनंद नहीं रहेगा दोनों की दोस्ती में कभी न कभी। गुस्से में अगर दोनों में मतभेद हो गया तो बिल्ली चूहे को जरूर खा जाएगी। अतः संसार में विपरीत स्वभाव के लोग, हमेशा जन्मजात शत्रु स्वभाव के लोग कभी भी एक दूसरे के साथ दोस्ती नहीं कर सकते राजिया। हमेशा मित्रता किसमें होती है, जिसमें आपस में प्रेम हो, दोनों के बराबर के लोग हों, तभी मित्रता आगे बढ़ती है। यही इसमें संदेश दिया है कवि ने। कवि आगे कहता है नंबर 13 में, 13 नंबर के दोहे सोरठे में, खड़ गुड़ अण खुंताय, एक भाव कर आदरे ते नगरी हुंताय, रोही अच्छी राजिया। रोही अच्छी राजिया ये पहले भी मिला था आपको, गुण अवगुण जहाँ पर एक समान आदर किया जाता है उससे तो अच्छा रोही है। तो रोही का मतलब क्या होता है, वही शब्द और वही अर्थ, निर्जन स्थान, निर्जन स्थान जहाँ कोई नहीं रहता है। खड़, खड़ तो आप जानते ही होंगे, राजस्थान में खड़ क्या किसको बोलते हैं, तेल निकालने के बाद में जो बचता है और जिनको जानवरों को खिलाई जाती है वो खल होती है। तेल निकालने के पश्चात पशुओं को खिलाई जाती है वो होती है खल। गुड़, गुड़ का मतलब होता है गुड़, मीठा मीठा गुड़। खुंताय, खुंताय होता है भूसा, भूसा होता ना, छाछ जो किसे बोलते हैं, तूड़ा जिसे बोलते हैं, भूसा जिसे बोलते हैं, ठीक है। एक भाव, इन तीनों को एक भाव से आदर करे, जहाँ पर खड़ को, गुड़ को और भूसे को, तीनों का एक ही भाव हो। भाव मतलब कीमत हो, तीनों की कीमत एक ही यहाँ की जाती हो, तीनों का सम्मान एक समान किया जाता हो। ते नगरी, उस नगर से, हुंताय से अच्छी, रोही अच्छी राजिया, उस नगरी से बढ़िया रोही अच्छी, वो निर्जन स्थान, जंगल वाला स्थान अच्छा है राजिया। तो कृपाराम खड़िया कहते हैं, हे राजिया, जिस स्थान पर खड़ गुड़
और खुंताय यानी भूसा, छाणस जो होता है एक प्रकार का, ये मान करके चलो रद्दी चीज, इन तीनों को एक ही कीमत पर आंका जाता है और बराबर आदर दिया जाता है। उस नगर से अच्छा रोही अच्छी, निर्जन स्थान अच्छा। तो कवि ने इसके माध्यम से संदेश क्या दिया है कि ऐसे समाज में जहाँ गुणवान व्यक्ति का भी अपमान और उपेक्षा हो सकती है, ऐसी अंधेर नगरी से अच्छा है कि हम निर्जन स्थान पर चले जाएं, क्योंकि गुणवान और बिना गुणवान तीनों प्रकार के जो लोग हैं उनको एक समान आंका जाता है। अब यहाँ पर खड़, गुड़ और खुंताई ये प्रतीक हैं कि ऐसा स्थान, ऐसी जगह है जहाँ पर तीनों प्रकार की चीज़ों को एक समान महत्व दिया जाता है, अर्थात गुणी और अवगुणी चीज़ों को, कम गुणी चीज़ों को एक समान महत्व दिया जाता है। ऐसे स्थान से अच्छा हम निर्जन स्थान पर चले जाएं, क्योंकि गुणी व्यक्ति का गुड़ जैसी मीठी वस्तु को भी एक ही भाव आदर देते हैं और खड़ खुंताए को भी एक ही भाव आदर करते हैं। ऐसे स्थान से अच्छा रोही में चले जाएं, क्योंकि यहाँ गुणवान व्यक्ति का भी कभी भी अपमान हो जाएगा। तो गुणी व्यक्ति कभी अपना अपमान न करवाना चाहे तो ऐसे नगर से निकल जाओ और दूसरे स्थान पर चले जाओ। तो राजा को संबोधित करते हुए कवि ने बहुत अच्छा संदेश दिया है कि गुण अवगुण जहाँ एक समान तोले जाते हो, आदर किए जाते हो, उससे दूर चले जाओ तो ही अच्छा है। मैं समझता हूँ ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नंबर 14 है, घण घण साबड़ घाय, न फूटे पहाड़ नीवड़, जड़ कोमल बिध जाय, राय पड़े जद राजिया। हे राजा, घण घण, घण घण मतलब घना घना, घना मतलब बहुत ज़्यादा, साबड़, साबड़ एक प्रकार का लोहे का ऐसा हथियार होता है जिससे पहाड़ फोड़ा जाता है। एक प्रकार का हथौड़ा बोल सकते हैं इसको, हथौड़ा बोल सकते हैं। वैसे एक लोहे का बड़ा सा मोटा सरिया होता है जिससे पहाड़ फोड़ा जाता है, उसको साबड़ बोलते हैं। तो आप एक प्रकार से अगर उस चीज़ को नहीं देखा तो हथौड़ा मान करके चलें, वरना साबड़ होता है जिसको पहाड़ फोड़ने के काम में लिया जाता है। तो घनी घने साबड़ की घाय यानी चोट से, बहुत सारी चोट मारने पर, साबड़ लोहे के उस हथौड़े से चोट मारने से न फूटे, नहीं फूटता है पहाड़। पहाड़ का मतलब यहाँ पर क्या है, पहाड़। निवड़ यानी कठोर, निवड़ का मतलब होता है कठोर। हे राजा, घनी घनी साबड़ की चोट से नहीं फूटता है कठोर पहाड़। देख सकते हो आप कि पहाड़ पर लोहे के हथौड़ों से बहुत ज़्यादा चोट की जाती है, फिर भी वो पहाड़ नहीं फूटता है। जड़, छोटे से पौधे की जड़, कोमल, कोमल का मतलब होता है कोमल सी जड़, भिद जाए, भिद जाए का मतलब होता है बिंध, बिंध जाए, बिंध जाती है, अर्थात प्रवेश कर जाती है। कोमल जड़ प्रवेश कर जाती है किसमें, राय, राय का मतलब है दरार पड़े। जद, जद यानी जब कभी उस पहाड़ में थोड़ी सी भी दरार होती है तो वो कोमल जड़ उस दरार में प्रवेश कर जाती है। राजा, हे राजा, वो कोमल जड़ पहाड़, कठोर पहाड़, कौन सा पहाड़, कठोर पहाड़ जो घने घने साबलों की चोट से भी नहीं फूटता है, कठोर पहाड़, उसी पहाड़ में अगर थोड़ी सी राय मतलब दरार पड़ती है तो जड़, कोमल सी जड़ उसमें प्रवेश कर जाती है, वरना वो पहाड़ भयानक हथौड़ों की चोट से भी नहीं फूट सकता। तो इसके माध्यम से कवि क्या संदेश दे रहा है, इसके माध्यम से कवि संदेश दे रहा है कि अनुभव के द्वारा कवि समझा रहा है कि मित्रता अगर गहरी हो, ठीक है, तो कोई भी उस मित्रता को तोड़ नहीं सकता है। परिवार में अगर घनिष्ठता हो, गहरा प्रेम हो, तो कोई भी शत्रु उस परिवार को तोड़ नहीं सकता, उसका लाभ उठा नहीं सकता। लेकिन अगर मतभेद हो जाएगा, दरार का मतलब यहाँ पर क्या है,
एक प्रकार से मतभेद। अगर दो मित्रों में मतभेद हो गया तो कोमल जड़ का मतलब कमजोर सा शत्रु भी उस बहुत बड़े मित्रता के उस संबंध को तोड़ देगा। तो ये भी एक संदेश दिया है सभी को कि बड़े बड़े जो गढ़ हैं महाराजा महाराजाओं के, वो बड़े बड़े शत्रुओं से नहीं टूटे, लेकिन एक व्यक्ति में अगर दरार पड़ गई, उस गढ़ में रहने वाले एक मंत्री में अगर दरार यानी मतभेद हो गया और वो उनसे जा मिला, थोड़ी सी दरार पड़ने पर जैसे कोमल जड़ बीत जाती है, वैसे ही परिवार में थोड़ी सी मतभेद होने पर दूसरा शत्रु उस परिवार का क्या उठाएगा, लाभ उठाएगा। तो साधारण शत्रु भी प्रवेश कर जाएगा, हानि पहुंचा देगा। अति सुरक्षित जो दुर्ग है, बहुत ज़्यादा सुरक्षित दुर्ग है, वो बड़े से बड़े शत्रु से नहीं टूटता, लेकिन अगर मतभेद हो जाता है उस दुर्ग में रहने वाले व्यक्तियों के बीच, तो कोमल जड़ अर्थात कमजोर सा शत्रु भी उस दुर्ग को तोड़ देता है, बहुत गहरी चोट पहुंचा सकता है। तो ये एक प्रकार से संदेश दिया, अच्छा संदेश दिया है कि घनी घनी चोटों से कठोर पहाड़ नहीं फूटता है, लेकिन कोमल सी जड़ उसमें प्रवेश कर जाती है। जब उसमें क्या पड़ती है, दरार दिखाई देती है उसी पहाड़ में। तो कभी भी अपने घनिष्ठ लोगों के साथ मतभेद मत कीजिए, क्योंकि मतभेद हो जाने पर बड़े बड़े परिवार, बड़े बड़े दुर्ग जो होते हैं, किले होते हैं, वो भी नष्ट हो जाते हैं। अच्छा संदेश दिया। तो हे राजा, एकता बनाए रखिए, एकता में ही शक्ति है। पय मीठा कर पाक जो इमरत सींचीजिए, उर कड़वाई आक रंच न मुके राजिया। हे राजिया, बहुत अच्छा दोहा है, बहुत ही अच्छा दोहा है, अच्छे से देखें, इसको याद रखें। पय यानी दूध, मीठा यानी चीनी वाला, पाक पकाओ, पकाओ, ठीक है। इमरत का मतलब होता है अमृत, सिंचिए का मतलब सिंचाई करो, सिंचाई करो, ठीक है। उर यानी हृदय, कड़वाई यानी कठोरता, ठीक है। आख, आख का एक पेड़ होता ना, उसके एक आख का फल लगता है जिसको मंदार बोलते हैं, मंदार बोलते हैं, या आख का फल समझ लो आप, बहुत कठोर कड़वा होता है, खारा होता है। रंच यानी थोड़ा सा भी, मुके यानी कमजोर होना, कम होना। राजिया क्या कह रहा है कृपा राम खिड़िया राजिया जी से कि हे राजिया, पय यानी दूध में, मीठा यानी मिठाई डाल करके, पाक यानी पका लो, किसको, आख को, ठीक। आख यानी मंदार या आख का पौधा, उसका जो फल लगता है, उसको पका लो, किससे, मीठे दूध से पका लो या अमृत से सींचो उसको, चाहे उसको अमृत से सींच लो। वो आख रंच यानी थोड़ा सा भी, न यानी नहीं, कम यानी कम होता है, कड़वाई यानी कड़वाहट, कड़वाहट यानी खारापन। उस आख को अगर मीठे दूध में पका लो तोड़ करके, या फिर उसके पौधे को अमृत से सींच लो, फिर भी वो आक का पौधा थोड़ा सा भी कड़वाहट कम नहीं करेगा, क्योंकि उसका स्वाभाविक गुण है, वो खारा ही होगा। तो हे राजा, जिस प्रकार आक के पौधे को मीठे दूध में पका लो या उसे अमृत में सींच लो तो वो कड़वाहट कम नहीं करता है, उसी प्रकार उर यानी हृदय की कड़वाहट भी होती है। एक बार किसी के हृदय में कड़वाहट आ जाए आपके प्रति, तो उसके बाद आप चाहे उससे अमृत जैसी मीठी वाणी में बोलिए, चाहिए उससे मीठे मीठे कितने भी शब्द बोलो, मित्रता बढ़ाओ, लेकिन हृदय की कड़वाहट कभी भी क्या नहीं होगी, कम नहीं होगी। तो हे राजा, बहुत अच्छा संदेश दिया है कि आक या मदार को मीठे दूध में पकाओ, ठीक है, या फिर अमृत से सींचो, उसके भीतर की कड़वाहट कम नहीं होगी। कहने का मतलब यही है कि स्वभाव से ही जो कड़वाहट वाला व्यक्ति है, हृदय से कुटिल व्यक्ति है, कठोर व्यक्ति है, वो उर से कठोर व्यक्ति, ईर्ष्यालु दुष्ट व्यक्ति, वो थोड़ा सा भी अपनी दुष्टता कम नहीं करता है।
चाहे उससे कितना भी मीठा व्यवहार कर लो, वो कड़वाहट दिखाएगा, वो आपका शत्रुता जरूर जरूर दिखाएगा। इसलिए ध्यान रखें, ऐसे लोगों से बचें। वो लोग हमेशा आपका नुकसान करेंगे, क्योंकि वो आग के स्वभाव के होते हैं। जैसे आग को अमृत से सींच दो, वो मीठा नहीं हो सकता थोड़ा सा भी। उसी प्रकार कठोर हृदय वाले व्यक्ति अपनी स्वभाव को नहीं छोड़ सकते। तो ये थे अपने 15 के 15 सोरठे। मैं समझता हूँ अच्छे समझ में आ गए होंगे। अब लेकर के चलते हैं आपको क्वेश्चन आंसर की ओर। देखते हैं, राजिया का मूल नाम क्या था? राजा राम था। दूध व जल की मिलावट को कौन अलग कर सकता है? दूध और जल को तो राजहंस ही अलग कर सकता है भाई। कवि के अनुसार किसके अभाव में कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता? बल और पराक्रम। बल और पराक्रम के अभाव में, ठीक है, हिम्मत और ताकत के अभाव में। दूध और जल को कौन अलग कर सकता है? तो अभी आया था, कौन अलग कर सकता है? राजहंस अलग अलग कर सकता है, यह भी आया था, ठीक है। नेक्स्ट है, कवि के अनुसार किन किन का उपाय पहले ही कर लेना चाहिए? तो किन किन का? आग का उपाय कर लेना चाहिए, दुश्मनी का कर लेना चाहिए, दुश्मनी का, और रोग का। इन तीनों चीज़ों का पहले ही उपाय कर लेना चाहिए। कौन सी जगह चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं? कौन सी जगह? मलयगिरी। मलय गी छोटी और री छोटी, मलयगिरी पर्वत पर बहुत सारे चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं। किसके घाव कभी नहीं भरते? कटुवाणी के। किसके? कटुवाणी के। कठोर शब्दों के घाव कभी नहीं भरते। संकलित अंक के अनुसार किस नगरी में नहीं रहना चाहिए? जहाँ विद्वान, गुणी और अवगुणी लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाता है, ठीक है। खड़ गुड़ और एक भूसा, खुंताई जिसे बोलते हैं, ठीक है। ऐसे लोगों के साथ जहाँ एक जैसा व्यवहार होता है, एक ही कीमत आदर दिया जाता है, ऐसे जगह पर हमें नहीं रहना चाहिए। अस्वाभाविक मित्रता के घातक परिणाम होते हैं। संकलित अंश के आधार पर स्पष्ट कीजिए। बिल्कुल मूसा न मंजार, ये पढ़ा था हमने कि दो लोगों के बीच जो प्राकृतिक शत्रुता है, जन्मजात शत्रुता है, उसमें कभी भी मित्रता नहीं होगी। जो ताकतवर है वो कमज़ोर शत्रु को खा जाएगा हमेशा के लिए। कभी भी उनमें मित्रता अच्छी नहीं होगी, ज़्यादा दिन वो मित्रता नहीं निभाई जाएगी। ये आया है सोरठे में। जन्मजात प्रवृत्तियों में बदलाव असंभव है। बिल्कुल, अभी लास्ट वाला आया था, पय मीठा कर पाग जो इमृत सींचिए, उर कड़वाई आक रंच न मुके राजिया, ठीक है। तो जन्मजात प्रवृत्तियों को बदलना असंभव है। जिस प्रकार से आग के पौधे को अगर अमृत से सींच दो या उसके फल को दूध से पका लो चीनी डाल करके, या चीनी में पका लो, तो भी नहीं मीठा हो सकता। तो उसी प्रकार जन्मजात प्रवृत्तियां बदली नहीं जा सकती। ये था इसमें। संकलित अंश के आधार पर हिम्मत और पराक्रम के महत्व को बिल्कुल 2-3 दोहों में आया है। हिम्मत और पराक्रम, हिम्मत कीमत हो, बिन हिम्मत कीमत नहीं, रद्द कागजों राजिया, ठीक है। तो हिम्मत पर ही चलती है। इस प्रकार रंगा शयार को कितना भी हलकारा मतलब ललकारो, वो कभी भी अपना काम सफलतापूर्वक नहीं कर सकते, क्योंकि वो डरपोक होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, संकलित अंश के आधार पर वाणी के महत्व को, बिल्कुल वाणी के महत्व को बताया गया है। किस किस के माध्यम से बताया है? कोयल और कौवे के माध्यम से बताया है। और वाणी के घाव तलवार के घाव से भयानक होते हैं, उसमें भी बताया है। दोनों प्रकार से आप समझा सकते हैं। बाकी हैं सब प्रसंग व्याख्याएं। तो आज के हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। हमने राजिया रसोठा चैप्टर कंप्लीट किया, क्वेश्चन आंसर किए। मैं समझता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।